गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने हमारा कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों के नियर अबाउट 2 वीडियोस हो चुके थे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कमर्शियल बैंक क्या होता है और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। सेकंड केस में हम लोगों ने देखा था कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से पैसा जनरेट करता है, राइट। मतलब हम लोगों ने बैंकों के बारे में देख लिया था। अब आते हैं बैंक के फादर के तरफ, जो है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मींस नथिंग बट आरबीआई। आज हम लोग आरबीआई के कुछ फंक्शन समझते हैं कि भैया आरबीआई क्या काम करता है। हम लोग को इतना पता है कि आरबीआई मतलब एक द फादर ऑफ ऑल बैंक्स ऐसे कहा जाता है, बराबर है भैया। कंट्रोल करता है हर बैंक पे, बट किस तरीके से और क्या क्या चीजें आरबीआई करता है ये पता करते हैं हम लोग ये वीडियो में, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम लोग हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सेंट्रल बैंक का, ठीक है। इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट, डायरेक्ट। क्या बोला, देखिए, कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंट्री ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज आरबीआई व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट, राइट। देखो, कोई भी अगर केस का, कोई भी चीज का अगर एक्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो वो एक्ट मतलब क्या रहता है कि भैया उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। मतलब उसमें फिर गवर्नमेंट या कोई भी दूसरा पर्सन उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, राइट। तो जैसा आरबीआई का एक्ट बनाया है, तो आरबीआई के एक्ट में जो जो चीजें लिखा है वही आरबीआई को फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ना गवर्नमेंट आरबीआई के ऊपर फोर्स कर सकता है, राइट। तो आरबीआई एक अलग बॉडी है गवर्नमेंट से, जिसका गवर्नमेंट का कोई भी आरबीआई के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो आरबीआई को हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कहा जाता है, ठीक है। अब आरबीआई के कुछ फंक्शंस देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जानना कि भैया आरबीआई के क्या फंक्शंस होते हैं। बैंक के हम लोगों ने फंक्शंस देखे विद डिटेल, राइट। अब हम लोग हमारा आरबीआई के कुछ फंक्शंस देखते हैं। जैसा कि अगर फर्स्ट फंक्शन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो पहला लिखा है करेंसी ऑथोरिटी। हम लोगों को पता है आरबीआई क्या करता है, करेंसी छापता है, राइट। बट कैसा, देखो क्या बोला, RBI has a right to issue currency note except 1 rupees note and coins। मतलब 1 rupees के जो भी नोट्स है, जो कि आज के डेट में तो बंद हो गए, और कॉइन्स ये छापने का अधिकार आरबीआई के पास नहीं है। तो ये अधिकार किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। तो कॉइन्स आरबीआई नहीं छाप सकता, आरबीआई क्या छाप सकता है, सिर्फ नोट्स एक्सेप्ट 1 rupees, जो कि आज के डेट में बंद हो चुके हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है आरबीआई हैज पावर टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई, बराबर है। मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, ज्यादा मनी सप्लाई तो कम किया, कम है तो ज्यादा किया। अब आपके मन में अगर एक सवाल जागा हो कि यार अगर आरबीआई के हाथ में है पैसा छापना, राइट, तो आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता, बहुत पैसा छाप के बहुत सारे लोगों को दे दो। सोचो, मैंने ये चीज 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था, ठीक है, कि हर कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होता है जो पैसा बनाता है, राइट। बट अगर हर कंट्री ने चाहा तो वो कितना भी पैसा बना के अपने आप को रिच बना सकता है, बट ऐसा क्यों नहीं करता। क्यों इंडिया या कुछ जो कंट्रियां है, गरीब कंट्रियां है, ठीक है, वो क्यों नहीं बहुत सारे नोट छापती, बराबर है। इसके पीछे रीजन है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत कोई भी सेंट्रल बैंक उतना ही पैसा छाप सकता है जितना गोल्ड उसके ट्रेजरी में डिपॉजिट हो। क्या बोला, जितना गोल्ड उसके पास है, जैसे इंडिया के पास अगर 5 लाख टन गोल्ड है तो उतना ही वो करेंसी छाप सकता है, उसके अलावा नहीं। एक बार हुआ था, एक बार जिम्बाब्वे नाम की एक कंट्री है, उसने क्या किया था, बहुत सारे नोट छाप दिया था, बराबर है। उसने, जैसे हमारे पास मैक्स टू मैक्स नोट कितने का है, 2000। उसने, मैं इंडियन रुपीस के फॉर्म में बता रहा हूँ, उसने 2000, 5000, 10,000, 1 मिलियन, 1 बिलियन तक का नोट छाप दिया था और लोगों में बांट दिया था। अब हुआ क्या, देखो हुआ क्या, अच्छे से सुने ये स्टोरी, ठीक है। हुआ क्या कि हर किसी के पास उस समय पैसा आ गया, राइट, हर कोई भैया बिलियनियर मिलियनियर बन गया। तो हुआ क्या, उस वजह से कि अब भैया अगर आप लोगों के पास पैसा हो तो आप काम करोगे क्या, नहीं। और सेम वही सिचुएशन हुआ वहां पे। वहां पे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा आ गया तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी उनको भर भर के पैसा देना पड़ रहा है। मतलब एक कॉपी के लिए जैसे आप लोगों को अगर 10 रुपए देना है, तो वही कॉपी का अगर अब प्राइस क्या हो गया, 1000 रुपए या 10,000 रुपए, बराबर है। मतलब आपके नोटों के बंडल देने पड़ रहे। तो इस वजह से क्या हुआ कि भैया चलो एक समय तक तो वो चला कि भैया छोटे छोटे चीजों के लिए आप लोग जहाँ पे 10 रुपए दे रहे थे वहां पे 1000 रुपए दे रहे, तो लोगों ने दिया भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक समय वहां पे ऐसा आ गया कि लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब भैया फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेशनरी शॉपकीपर हूँ,
मेरे पास अगर बहुत सारा पैसा है तो मैं क्यों स्टेशनरी का सामान बेचूंगा, बराबर है। तो मैंने मेरा काम बंद कर दिया, मैं मेरे घर में बैठ गया, और इस वजह से क्या हो गया, सबने अपना अपना काम बंद कर दिया। सबके पास पैसा है, बट एक समय ऐसा आया कि भैया सबके पास पैसा होने के बावजूद भी खाने के लिए अनाज नहीं था, मतलब कोई प्रोडक्शन करने को तैयार नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद, क्योंकि हर किसी के पास पैसा है। इस वजह से क्या हुआ, भैया उनके पास पैसा तो था बट पेट भरने के लिए अनाज ही नहीं था। तो भैया उनके गवर्नमेंट को समझ में आया हमने जो पॉलिसी किया है वो सबसे गलत है। तो इस वजह से जिम्बाब्वे ने क्या किया, जितनी भी करेंसी इशू किया था सारे के सारे करेंसी को डिमोनेटाइज कर दिया, जैसा हमारे मोदी साहब ने किया था, मोदी जी ने किया था डिमोनेटाइजेशन। और डिमोनेटाइजेशन इंडिया में पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ, ठीक है, और बाकी कंट्री में भी हुआ है, बट इंडिया में जिस तरीके का डिमोनेटाइजेशन हुआ था वैसा डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछले टाइम में भी, जैसे 100 के नोट्स पहले के टाइम में कुछ और आते थे फिर अलग आ गया, बराबर है, तो वो भी एक तरीके का डिमोनेटाइजेशन ही था कि भैया पुराने नोट को बंद करके नया नोट को लाओ। बट मोदी जी ने क्या किया था, रातों रात नोट को बंद करवा दिया था, जो कि आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने नहीं किया था, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझाओ कि भैया आरबीआई ज्यादा करेंसी क्यों नहीं छापती, ताकि जिम्बाब्वे जैसी कंडीशन ना हो, बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या बोला कि आरबीआई एक्ट एज एन एजेंट, बैंकर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एग्जैक्टली, आरबीआई एक तरीके का फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी उनको एडवाइस चाहिए, बराबर है, तो आरबीआई का गवर्नर देता है, आरबीआई की टीम देती है, बराबर है। और यहां तक कि आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा भी प्रोवाइड करती है, बट एज अ लोन के तौर पे। ये समझो भैया आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों अलग बिजनेस एंटिटी है, अलग एंटिटी है, एंटिटी कंसेप्ट आप लोगों को पता है। तो भैया आरबीआई और गवर्नमेंट अलग बॉडी है, तो इसीलिए आरबीआई जो भी गवर्नमेंट को पैसा देगा उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। नेक्स्ट है बैंकर्स एंड सुपरवाइजर, ठीक है। अब इसमें देखिए बैंकर्स, बैंक आरबीआई गवर्नमेंट का तो हेल्प करता है, बट बैंकों की भी हेल्प करता है, ठीक है। अब बैंक के केस में किस तरीके का हेल्प करता है, देखो पहला है सीआरआर, जो हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। क्या बोला इसमें, देखो इफ अ कमर्शियल बैंक फेल टू मेंटेन अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट देन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड अ लोन टू देम। मतलब सिंपल, कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसों की कमी आई, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आता है उसको कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, और बाकी का पैसा वो एज अ लोन के तौर पे दे सकती है, राइट। अब पकड़ लो कि एलआरआर है 20%, कंपनी के पास, बैंकों के पास आया 100 रुपीज, तो भैया उसको 20 रुपये रिजर्व रखना है और 80 रुपये प्रोवाइड करना है। अब बैंकों ने पकड़ लो कि 80 रुपये पूरा लोन के तौर पे दे दिया, और इधर से डिमांड है पब्लिक का कि भैया मुझे पैसा चाहिए, तो अब ये केस में क्या करेंगी, लोन का अमाउंट तो सडनली मांग नहीं सकती, तो इस केस में बैंक क्या करती है, आरबीआई से लोन लेती है, राइट। उसी को कहा जाता है लेंडर एट लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस में देखिए क्या लिखा है, all commercial bank have their account with RBI, so RBI can settle a claim of various bank against each other। आप लोगों ने कभी देखा है क्या, आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि भैया दो कंपनीज के बीच में झगड़ा है, दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, तो भैया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बट कभी देखा क्या एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं। जैसे आपके घर में अगर आपके भाई बहन के साथ आपका झगड़ा होता है तो कौन सॉल्व करता है, आपके पेरेंट्स। ये केस में भी सेम वैसे ही होता है। मैंने बोला आरबीआई इज नथिंग बट अ फादर ऑफ ऑल बैंक। दो बैंक में अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी होता है तो कौन सॉल्व करेगा, आरबीआई, बराबर है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है क्लियरिंग हाउस, मतलब आरबीआई एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, भैया झगड़ा सॉल्व करने का काम करता है, बराबर है। एक्चुअल में झगड़ा होता ही नहीं है, होने ही नहीं देता आरबीआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अब ये काम की चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे सीआरआर और एसएलआर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, बराबर है, कि भैया व्हाट इज मीन बाय सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया उसका कुछ अमाउंट उसको आरबीआई के पास रिजर्व रखना है, मैंडेटरी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, ठीक है। एसएलआर मतलब क्या, बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आया उसमें से कुछ अमाउंट अपने पास रखना है, बट इन लिक्विड फॉर्म, बराबर है ना, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, जैसे मैंने बोल दिया था गोल्ड के फॉर्म में, राइट। वही सारी चीजें इसमें लिखा है। अब भैया आरबीआई के पास अगर बैंक पैसा रख रही है तो उसके ऊपर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता, पर अगर बैंक अपने पास से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल, भैया मैंने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड का प्राइस बढ़ा, तो भैया एक तरीके का वो बढ़ा हुआ प्राइस क्या है, इंटरेस्ट, राइट। चलिए
नेक्स्ट है लोअर सीआरआर इज बेटर फॉर बैंक एंड हायर एसएलआर इज बेटर फॉर बैंक। लोअर सीआरआर क्यों बेटर है? भैया सीआरआर ज्यादा है, मतलब बैंकों को आरबीआई को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा रिजर्व के लिए, बराबर है, और बैंक आरबीआई तो भैया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, तो बैंकों का लॉस हो जाता है। तो लोअर सीआरआर बेटर रहता है। और हायर एसएलआर क्यों बेटर है? क्योंकि भैया हमारा पैसा हमारे पास है, हमको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं भैया, वो गोल्ड बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं, राइट। तो ये रहता है सीआरआर और एसएलआर, जो हम लोगों ने डीप में देखा था लास्ट वीडियो में। आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो कुछ हटके है। बहुत बार आप लोगों ने न्यूज चैनल पे सुना होगा, राइट, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। भैया आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। तो यार व्हाट इज मीन बाय रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? और ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है कि भैया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या होता है और इसका क्या काम आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, मजा आएगा आपको, ठीक है। रेपो रेट में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बाय ऑफ डेफिनेशन जाऊं, क्या बोला, इट इज अ रेट एट विच मनी लेंड बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, देखो एक तो बोला है शॉर्ट पीरियड, ठीक है, मतलब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है एज अ लोन के तौर पे। मैंने क्या बोला, आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया एज अ लोन के तौर पे, बैंकों को जरूरत पड़ सकती है तो बैंक, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आप लोगों को कि बैंक पब्लिक से पैसा उठाती है और बिजनेसमैन लोगों को देती है, राइट, और बिजनेसमैन लोगों से और डिमांड आया पैसों का, तो भैया बिजनेसमैन लोगों से अगर बैंक 8% चार्ज कर रही है तो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, आरबीआई से पैसा मांगेगा, बराबर है। आरबीआई से पकड़ लो कि 3-4% पे उसने लोन ले लिया और आगे वालों को कितने में चिपका रहा है, 8%, तो बेटा बेटा ये भी फायदा, मतलब बैंकों को पब्लिक तो पैसा देती ही देती है, उसके अलावा आरबीआई भी पैसा देती है, और जो रेट चार्ज करती है आरबीआई, उस रेट को कहा जाता है रेपो रेट। क्या बोला था, रेपो रेट। रेपो रेट एक तरीके का रीपर्चेस एग्रीमेंट होता है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन है इसका, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट मैं आप लोगों को जानबूझ के थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जब कभी भी आप फ्यूचर में इंटरव्यू फेस करोगे तो आप लोगों को डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, आपको कंसेप्ट पूछा जाता है, भैया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या फर्क है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी भी अगर कोई लोन लेते हो बैंक से, तो आपको एज अ मॉर्गेज के तौर पे बैंक को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, राइट, सिंपल। तो ये केस में तो बैंक लोन ले रहा है ना आरबीआई से, बराबर है, तो भैया बैंकों को क्या देना पड़ता है, आरबीआई को, बैंकों को आरबीआई को देना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या रहता है, आई होप सो आप लोगों को पता हो, बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या रहता है वो सारी चीजें कवर की है बिजनेस स्टडी में, ठीक है। तो बैंकों को क्या देना पड़ता है, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अ मॉर्गेज के तौर पे, और फिर आरबीआई उसको पैसा दे देगी, और आरबीआई कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है जिसको कहा जाता है रेपो रेट, ठीक है। अब ये जो पीरियड रहता है ना, जैसे यहाँ पे बोला शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड मतलब कितने दिनों के लिए रहता है ये, 1 days to 7 days मैक्सिमम, मतलब बैंकों ने जो लोन लिया आरबीआई से, ठीक है, वो मैक्स टू मैक्स 7 days के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद आरबीआई को बैंकों को पैसा वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट, राइट। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको रेपो रेट समझो। अब रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स बोला ये रिवर्स मतलब रेपो रेट का उल्टा। ये केस में क्या होता था, आरबीआई ने बैंकों को लोन दिया, मतलब सिंपल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, इतना समझो। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आरबीआई बैंक से लोन लेगा। तब आप बोलोगे अरे यार आरबीआई तो यार पैसा बनाता है, तो आरबीआई को बैंक से लोन लेने की क्या जरूरत है, बराबर। ये क्वेश्चन आना भी चाहिए क्योंकि जायज है, सिंपल। आरबीआई को लोन लेने की जरूरत नहीं है। क्या रहता है, बैंकों के पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है सरप्लस में, तो फिर बैंक क्या करती है कि भैया पड़ा क्या रहेगा, तो बैंक क्या करती थी, वो पैसा को आरबीआई में डिपॉजिट कर देती है, एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस पैसा को। और एक्स्ट्रा पैसा अगर आरबीआई के पास बैंक डिपॉजिट कर रही है तो आरबीआई क्या देता है उसके ऊपर, बैंकों को इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, राइट। मतलब सिंपल, रेपो रेट में बैंक आरबीआई से पैसा लेता है एज अ लोन पे, और रिवर्स रेट में बैंक आरबीआई को पैसा देता है एज अ डिपॉजिट के तौर पे, राइट। उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसको बोला बैंक रेट। देखो बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट सेम है, दोनों में बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, बट पीरियड का डिफरेंस है। रेपो रेट में जो बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, वो ले रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, 1 से 7 दिन के लिए,
बट यहाँ पे क्या बोला है, इट इज अ रेट एट विच मनी लेंड्स बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब बैंक अगर आरबीआई से लंबे समय के लिए पैसा ले रही है तो वो रेट को क्या बोला जाता है, बैंक का रेट। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट ये तीनों आपको समझाओ। ठीक है, अब टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, मतलब आपके बुक के हिसाब से तो टॉपिक इतना ही है कि भैया डेफिनेशन लिखो, खत्म काम, बराबर है। बट मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का एक्जैक्टली कंसेप्ट पता चले। ये डेफिनेशन रटने वाला काम नहीं है कि भैया किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय रेपो रेट, तो रेपो रेट मतलब क्या कि भैया बैंक टेकन अ लोन फ्रॉम द आरबीआई एंड बैंक चार्ज अ रेट विच इज नोन एज रेपो रेट। ऐसा आप लोग बोलोगे तो ये रटा रटा डेफिनेशन हो गया, बराबर है। बट आपको अगर थोड़ा किसी ने ट्रिकी पूछा भैया इसका फायदा क्या है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इकोनॉमी पे या इन्फ्लेशन पे, जैसा आप लोगों ने न्यूज चैनल में कई बार सुना होगा 100%। अभी जैसे लॉकडाउन में अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने डिक्लेयर किया कि हम लोग जो रेपो रेट है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, उसका रेट कम कर रहे हैं। तो भैया इसका रेट कम करने से इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है, चलिए समझते हैं। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, पहला है जैसा अगर इन्फ्लेशन है, जैसा मैंने बोला इन्फ्लेशन मींस व्हाट, भैया कमोडिटीज का प्राइस बढ़ गया, हर कमोडिटी महंगे में, जैसे ये पेन पहले 10 रुपए में आ रहा था, अभी 12 रुपए में, हम लोग को तो यार महंगाई बढ़ गई, बराबर है। अब महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई किस तरीके से काम करता है, देखो सबसे पहले आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का रेट बढ़ा देगा। अब समझो सिंपल कि बैंक अगर पब्लिक से पैसा उठा रही है, राइट, तो पब्लिक को जैसा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, बराबर है, तो कंपनी से, चलो मैं एक डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाता हूँ। जैसे फर्स्ट इसमें हम लोगों ने किया था, ये देखिए आप लोगों को मैं डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूँ। ये है आम जनता, ये हमारी आम जनता, ये है हमारी एसबीआई बैंक और ये है हमारी कंपनी। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो क्या होगा कि इन्फ्लेशन के केस में प्राइस को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है वो समझो। पब्लिक ने बैंक में पैसा दिया, बैंकों ने कंपनी को पैसा दिया, राइट। अब दूसरा पैसा बैंक लेती है आरबीआई से, बराबर है, आरबीआई से पैसा लिया और बैंकों को दे दिया, बराबर है। अब क्या हुआ कि जैसे पकड़ लो कि आरबीआई से जो पैसा लिया है, आरबीआई चार्ज कर रही है 5% इंटरेस्ट रेपो रेट, तो ये कंपनी वाले को कितना देगा, कम से कम 8% पे तो देगा ना बैंक, भैया एनपीए तो है नहीं, मतलब आरबीआई से पैसा लिया 5% के ब्याज पे और वो पैसा कंपनी को दे दिया 8% के ब्याज पे, तो 3% का बैंक का प्रॉफिट, ये समझा। अब क्या हुआ दूसरा कि भैया इन्फ्लेशन के केस में क्या करते हैं बैंक, ये समझो, मतलब आरबीआई क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, मतलब पकड़ो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कर दिया, सिंपल। आरबीआई ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कर दिया तो बैंक अगर आगे वाले को पैसा देंगे तो 8% पे तो देगा नहीं, बराबर है। बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा, पकड़ लो 10%, राइट। अब देखो मतलब अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, राइट। इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि भैया जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा तो पब्लिक बैंक से लोन कम लेंगे, सिंपल, लोन कम लेंगे। लोन कम लेने की वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गया, ठीक है। मनी सप्लाई कम होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और डिमांड कम होने की वजह से इनडायरेक्टली प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो गया। मतलब देखा आप लोगों ने कि भैया आरबीआई ने प्राइस को कम करने के लिए क्या किया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अब अभी जब रिसेंटली निर्मला सीतारमन ने बोला कि हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या होता है इकोनॉमिक्स के टाइम में, ठीक है। चलिए समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या काम करता है। जैसे बोला निर्मला सीतारमन ने कि भैया हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम कर रहे हैं, सिंपल। अब उससे क्या होगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम कर रहे हैं तो बैंक जो आगे वाले को इंटरेस्ट देगा उसका रेट बैंक कम कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर हाउसिंग लोन ले रहा हूँ, पहले हाउसिंग लोन 8% पे मिलता था, अभी पकड़ लो कि 7% पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी लोन ले लूंगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे यार बैंक का रेट कम हो गया तो चलो लोन ले लेते हैं, 8% की जगह 7% ही देना पड़ रहा है, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे। ज्यादा लोन लेंगे तो मनी सप्लाई, मतलब लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, बराबर है, और फिर उसके बाद प्राइस भी बढ़ जाएगा।
मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा कि हमारा मार्केट में डिमांड बढ़ने के लिए, डिमांड बढ़ने के लिए और यहाँ पे प्राइस कम करने के लिए, देखो इन्फ्लेशन में क्या किया, प्राइस कम करने के लिए क्या किया उसने, इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और यहाँ पे डिमांड, मार्केट में डिमांड बढ़ाने के लिए इसने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। ठीक है, चलिए वैसा ये आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें बताया आप लोगों को, ताकि आप लोग कभी भी अगर फ्यूचर में इंटरव्यू देते हो तो शायद ये चीजें आप लोगों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, ये आप लोगों को अच्छे से समझाओ। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब कल मिलते हैं हम लोग विद न्यू टॉपिक। अब इसके बाद जो टॉपिक्स है ना, जिसमें हम लोग फॉरेन एक्सचेंज देखेंगे कि भैया फॉरेन का जो एक्सचेंज है भैया, $1 इक्वल टू 60 रुपीज 70 रुपीज, वो कैसा डिसाइड होता है, राइट, और वो डिसाइड कैसे किया जाता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि भैया प्राइस को कम कैसे करना, मतलब अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करना। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। मैंने पहले बोला था कि इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझाओ। आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, चलिए गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।